हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इस बिल के बारे में, दैट इज एफसीआरए बिल। आप सबको ध्यान होगा कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं एंड स्पेशली आप देखोगे तो यूपीएससी और एसएससी का जो आपका सीजीएल और सीएचएसएल है, उसमें आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एफसीआरए बिल एक्चुअल में क्या है और क्यों इसको लेके बहुत ज्यादा सुर्खियां चल रही हैं, सरकार ने क्या बोला है, क्या जारी किया है, उन सभी चीजों को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा एफसीआरए अमेंडमेंट बिल जो है इसको प्रेजेंट किया गया है। तो पहले तो हम जानते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफसीआरए। तो आपका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि सपोज करिए आपने कोई एनजीओ बनाई है और आप उसमें क्या कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, लेकिन बाहर इंडिया के बाहर की कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसा एनजीओ है जो आपके एनजीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या आपको फंडिंग देना चाहता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक बिल बनाया जाता है और उस बिल को पास करके कानून का रूप दिया जाता है। लेकिन ये जो कानून बनता है, ये कोई नया नवेला सा कानून आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कानून की हम बात कर रहे हैं, इस कानून को जब सबसे पहली बार बनाया गया था तो वो टाइम था 1976 का। उसके बाद में 2010 में, 2016 में, 2018 में और 2020 में इसमें बदलाव करते गए हैं। बट अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक बार फिर से इसका जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जो बिल है इसको लेके काफी ज्यादा विवाद भी चल रहा है। ऑपोजिशन जो है वो इसको अपोज कर रही है और जो यहाँ पे आपकी मेजॉरिटी पार्टी है वो इसको पास कराना चाहती है। इसीलिए आने वाला अगला दिन यानी कि 11 से लेके 13 तारीख तक, जो कि मॉनसून सेशन चल रहा है आपके पार्लियामेंट के अंदर, तो 11 से लेके 13 तारीख तक बीजेपी यानी कि जो मेजॉरिटी में बैठी हुई है उन्होंने विप जारी किया है। विप का मतलब ये होता है कि अब कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट छुट्टी नहीं ले सकता है, सबको मौजूद होना पड़ेगा। यानी कि अब कुछ ना कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ एक ही बिल की नहीं है, इसके साथ में एक और बिल है, अगर आपको ध्यान हो, डीलिमिटेशन बिल। आपको ध्यान आ रहा है? इसमें क्या होगा, इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों को डिवाइड किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा इन सब के लिए। बट अभी इसकी चर्चाएं थोड़ी सी कम है। अभी जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा यहाँ पर ये चल रहा है। बट ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब व्हाट इज द रीजन? कुछ तो कारण ऐसा होगा ना कि यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको रेगुलेट करने के लिए बिल लेकर आए हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। तो पहले क्या था, अब क्या हुआ है, जो चेंजेस यहाँ पे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाह रही है उसमें क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है कि जो बिल है कोई पहली बार नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मार्च में भी आया था बट इसको क्या पास नहीं किया गया था। तो अब एक बार फिर से मॉनसून सेशन में इसको ले आए। अब जब इसको लेके आए हैं तो देखो मुद्दा यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, जो भी बाहर की कंट्रीज से जो भी फंडिंग आती है, तो जो भी एनजीओ है जो बाहर की कंट्रीज की फंडिंग को एक्सेप्ट कर रही है, उस एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। सबसे पहला क्लॉज तो ये है। दूसरा क्लॉज इसके अंदर क्या होता है, मैं पहले वाले पॉइंटर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा क्लॉज क्या होता है, दूसरा क्लॉज यहाँ पर ये होता है कि ये जो आप रजिस्ट्रेशन कराते थे पहले, वो आपका 5 सालों तक ही वैलिड होता था और उसके बाद में आपको एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। ये पुरानी बात हो गई। अब जो नई बात यहाँ पे आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, वो क्या कह रही है उसको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम नए वाले की बात करें तो नए वाले के हिसाब से क्या है उसको जान लेते हैं। देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा क्लैरिफाई किया गया था जुलाई 22 को कि हम इस बिल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, ताकि जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जितने भी ऐसे एनजीओज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो बाहर से पैसा लेते हैं, इंडिया के बाहर से जिनको फंडिंग मिलती है, उनको प्रॉपर तरीके से हम रेगुलेट कर सकें। क्योंकि अगर हम उनको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करेंगे तो जो पैसा आता है उसका मिसयूज हो सकता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे जो नए चेंजेस किए हैं या फिर जो नए रूल्स बनाए हैं उसके बारे में एक बारी से बात कर लेते हैं। नए फॉर्मेट के हिसाब से अगर नहीं, पहले एक और पॉइंट बता देते हैं पुराने वाले फॉर्मेट का। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता था, मान लो 5 साल के बाद में आपको रिन्यू कराना था। ठीक है, अगर आपने 5 साल के बाद रिन्यू कराना अगर आप भूल गए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ टाइम बाद आप रिन्यू करा लीजिएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या था, दूसरा इसमें बोला गया था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में पिछले 2 सालों में 10 लाख तक की फंडिंग अगर आई है, तो आपने उसका पैसा कहाँ इस्तेमाल किया है, कहाँ इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो आपको ऐसे बताना नहीं पड़ता था। ये पहले की बात है।
अब जो नया वाला प्रोसेस आया है, उस नए वाले प्रोसेस के अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस जो हैं वो किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज एफसीआरए, ये क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब इसमें जो नया प्रोविजन है, उस नए प्रोविजन की बात कर लेते हैं कि अब इसमें नया आपको क्या देखने को मिलेगा। तो पहली बार ये बिल आता है कब, 1976 में, फिर बार बार इसमें चेंजेस होते हैं, लास्ट आपको 2020 में चेंज देखने को मिलेगा। अच्छा, अब नए के हिसाब से देखिए क्या बोला जा रहा है। नए के हिसाब से बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, बट रजिस्ट्रेशन आपका 5 सालों पर एक्सपायर होता है और आप उसको फिर से रजिस्टर कराना भूल गए हैं, तो वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी किसके पास में, ये भी नहीं पता किसके पास में, मतलब मैं ऐसे ही कह रही हूँ, वो चली जाएगी। मान लीजिए गवर्नमेंट अपने पास में ले लेती है, या गवर्नमेंट उसको किसी मिनिस्ट्री को दे देती है, या किसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप हो जाता है, मतलब वो फिर प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। ठीक है ना। जो मुद्दा है, जो यहाँ पे आवाज उठ रही है, जो अपोजिशन यहाँ पे कह रहा है, वो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इसके अंदर नए वाले बिल के हिसाब से यही दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन कराना भूल जाते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर जगह है वो फिर आपकी नहीं रहेगी, वो प्रॉपर्टी फिर आपकी नहीं रहेगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने में या फिर उसको रिन्यू कराने में अगर आपको कोई इशू आ रहा है, तो इस बिल के अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो हम उसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी कोई प्रोविजन इस बिल के अंदर नहीं दिया गया। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि या तो आप ये बताइए कि हम अगर कोई इशू फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन कहां से मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ओपोजिशन कह रही है कि पहली मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वो जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, अगर हम रिन्यू कराना भूल गए, तो वो जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ और चेंजेस करने चाहिए। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे जो विवाद है, वो विवाद आपको देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि आज तो 12 तारीख निकल गई, कल है 13 तारीख, तो कल देखते हैं कि इस बिल को पास किया जाता है कि ये बिल पास नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा। बट नए वाले अमेंडमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो बिल है ये क्या करता है, फॉरेन फंडिंग को और भी ज्यादा टाइटन करने का काम करेगा, जिससे क्या होगा, प्रॉपर जो फंडिंग है, कितना कहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो सकेगा। इसके लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा एक्चुअल में है क्या। तो आप भी अपनी राय जरूर बता सकते हैं, बट इसके साथ में आप मुझे बताएंगे डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में। इसके बारे में आपके पास में जो भी जानकारी है 2 लाइनों में लिख के जरा आप बता दीजिएगा कि पहली बार या लास्ट टाइम इसको अमेंड कब किया गया था, इसका मेन एम क्या होता है, कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी आपको बता दें कि भाई 14 तारीख को रात में 9 बजे आपके लिए एक सेशन आने जा रहा है। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा आपको ये लगेगा सुनने के बाद में। बट ये तोहफा क्या है, तोहफा आया है, तोहफा गिफ्ट आया है। तो ये गिफ्ट आपके लिए क्या है, 14 तारीख को रात में 9 बजे आपको टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे पता चलेगा, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।